बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत कहती है कि वो मईशत को दुरुस्त सिमत ले जाने की कोशिश कर रही है, अगरचे कि इस राह में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का और मुश्किलात का उनको सामना है। लेकिन अगर कमिटमेंट हो, अज़्म हो और अपना विजन बिल्कुल क्लियर हो तो फिर इस मंजिल को हासिल किया जा सकता है। अब हुकूमत तो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करती है और फिर साल हा साल से जो हमने देखा है कि मईशत के लिहाज से मुल्क में जिस किस्म के हालात से हमें गुजरना पड़ा, जाहिर है कि 10 से 15 साल हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लग गए, उसमें जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में जो लूट मार का बाजार गर्म रहा, करप्शन होती रही और फिर मौजूदा हुकूमत करप्शन के खिलाफ एक तहरीक या एक आवाज़ बन के उभरी और फिर वो हुकूमत में आई और फिर वो अब मामलात को आगे लेके चल रही है। तो यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना तो हुकूमत को भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या ये महज हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है कि वो मामलात को और खुसूसन मुल्क की मईशत को आगे लेकर चले, या फिर जो ऑपोजिशन है उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऑपोजिशन के लोगों को भी तो अवाम ने ही मुंतखब करके असम्बलियों तक, ऐवानों तक भेजा होता है, लिहाजा अवाम की उनसे भी तवक्कुआत होती हैं। ये एक अहम सवाल है। फिर हम अब देख रहे हैं कि जो बिजली के मुआहदे हुए साबिका हुकूमतों के अदवार में, उस पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से भी आज हमें महंगी बिजली बनानी पड़ रही है और जाहिर है ये महंगी बिजली फिर कंज्यूमर तक, सारिफ तक पहुंचती है और इसका बोझ भी वहां तक पहुंचता है। तो हुकूमत ने अब अहम इक़दामात लेने का फैसला किया है। एक तो वज़ीर आज़म ने कुछ रोज़ पहले पावर डिवीज़न को बिजली की कीमतों में इजाफा करने से मना कर दिया और फिर इसके साथ साथ हुकूमत अब जो IPPs के साथ नज़रसानी जो मुआहदे हुए हैं उन पर नज़रसानी की भी कोशिश कर रही है और इसका भी फैसला हो चुका है कि उस पर भी नज़रसानी की जाएगी। तो मामलात किस तरफ जाएंगे और फिर हुकूमत का क्या रुख होगा और अपोजिशन का क्या किरदार होगा, आज हम पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं या हुकूमत जो मईशत के लिए कर रही है उन पर भी बात करेंगे और उसमें जो सियासत का किरदार है, जो सियासी जमातों का किरदार है, क्या होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब आफ्ताब जहांगीर। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। कराची से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं और माहिर माशियात हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान। खान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें सियासी तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब PJ मीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। PJ मीर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप फरमाइएगा, गुज़श्ता रोज़ तो वज़ीर आज़म साहब सिंध में थे और उन्होंने 446 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया सिंध के तकरीबन 14 अजला के लिए, और भी हुकूमत जो बहुत कुछ कर रही है। क्या आप हमें बता पाएंगे कि हुकूमत ने अब तक मजमूई तौर पर जो मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और मेरे दोनों PJ मीर साहब को, शमसुल इस्लाम साहब को रमज़ान की मुबारकबाद। अच्छा देखिए, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी परसों जो थे कराची सिंध के दौरे पे थे और मेरे ख्याल में कल थे शायद जी। तो उन्होंने वहाँ पर 460 अरब रुपए का ऐलान किया है। लेकिन ये ऐलान से आगे जब बात बढ़ेगी कि जब वहाँ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों मिलकर उन प्रोग्रामात के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब होता क्या है कि जैसे कि आपने देखा कि पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए कराची और 1100 कुछ अरब रुपए का प्रोजेक्ट प्लान मतलब ऐलान किया और उस दौरान में वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे, गवर्नर साहब भी थे, गवर्नर हाउस के अंदर हम भी मौजूद थे और वज़ीर आला साहब के साथ सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी देर गुजरी, कुछ 2-4 घंटे के बाद ही सूबाई एक तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी इसमें से 800 अरब रुपए तो हमारे सिर्फ वफाक जो है 300 कुछ अरब रुपए लेकर आई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 800 हों या 300 हों, ये पाकिस्तानी कौम के हैं, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, पाकिस्तान की मनसूबाबंदी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हैं। तो हमें इससे निकल कर हमें आपस में इत्तफाक कर कर इन चीज़ों को बेहतर करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है।
ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद वफाक के साथ साथ सूबों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को और मामलात को बेहतर करे, क्योंकि उनके पास अब इख्तियारात उनके पास ज़्यादा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बदकिस्मती से, क्योंकि सूबे सिंध के अंदर हुकूमत क्योंकि पीपल्स पार्टी की है और वफाक में पीटीआई की है, तो उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल जो है ना वो ये चीज़ है कि जब दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ये बहुत आसान है, हमारे लिए भी बहुत आसान है कि हम ये कहते हैं कि जी माजी के अंदर है, आज आप हमारे इन 2.5 सालों की तो बारीक बीनी से तजिया कर रहे हैं, लेकिन पिछले 70 साल की भी तो सूरत हाल आपके सामने है। तो इस मुल्क के अंदर क्या हुआ, क्या बिगाड़ आई, हमारे हिस्से में क्या आया और हमें किस किस चैलेंजेस का सामना था। लेकिन अब हमें इससे निकलना होगा, हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करेंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि 2023 के इलेक्शन में जब हम आवाम के पास जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हैं, और इसी तरह दूसरी पार्टीज़ के लिए भी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कभी भी पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया गया। मैंने इन 2.5 सालों में देखा पार्लियामेंट के अंदर कभी कोई इस इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू नहीं की गई कि कोई अगर अपोजिशन के पास कोई लाएअमल है महंगाई को काबू करने का, इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर करने का, तो उसने कभी कोई प्रोग्राम दिया हो, मैंने तो नहीं देखा। सवाए तनकीद या अपने ज़ाती मुकदमात के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह चैनल्स के ऊपर भी होता है कि चैनल्स पे भी बैठते हैं लेकिन कोई लाएअमल नहीं बताते, कोई वो चीज़ नहीं बताती। मेरा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम साहब जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए कि जिससे बेहतरी की तरफ ये मुल्क जाए, आवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है, पीजे मीर साहब की तरफ मैं जाऊंगा, मैं शमसुल इस्लाम साहब की तरफ भी फिर आता हूं। पीजे मीर साहब, हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन है, इसका मतलब हमने बस यही लिया हुआ है कि ऑपोजिशन बस यही कहेगी कि हुकूमत नालायक है और हुकूमत को हमने गिराना है। यहां ऑपोजिशन का हमने यही मतलब लिया हुआ है। हालांकि ऑपोजिशन तो बाहर के ममालिक के अंदर शेडो बजट्स भी बनाती है, अपना एजेंडा भी देती है, अपना विजन भी देती है, लेकिन हमारे यहां ऑपोजिशन बस यही कहती है कि हुकूमत काम नहीं करनी और हमने इस हुकूमत को गिराना है। देखिए, मैं जावेद ये आपको बताऊं कि पूरे दुनिया के अंदर ऑपोजिशन होती है, उसको कहा जाता है कि गवर्नमेंट इन वेटिंग। हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट, ये जो ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन इन इमीडिएटली वेटिंग। ये जब आती है, ये ऑपोजिशन में जाती है, दे वांट टू गेट रिड ऑफ द करंट गवर्नमेंट, जो मर्जी गवर्नमेंट हो। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है, बिकॉज हर इंसान पाकिस्तान में एक ये चाहता है कि वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आए, उसके पास इख्तियारात आ जाए और वो समझे कि भाई वो वक्त का बादशाह है। यही वजह है कि हमने आगे तरक्की नहीं की है, क्योंकि हम एक दूसरे पे इतनी तनकीद कर रहे हैं पर्सनली कि आप डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे। आफ्ताब जहांगीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हम कोई बात करते हैं टेलीविजन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव के भाई यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, एंड ये नहीं कि मैं पैट्रोनाइज कर रहा हूँ पीटीवी को। पीटीवी मैं समझता हूँ इज द ओनली टेलीविजन जो कि बात करता है एनवायरनमेंट पे, करता है रिलीजन पे, करता है डोमेस्टिक इश्यूज पे बात करता है। तो ये बाकी क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो आपका जो मीडिया है ये चाली रेटिंग के ऊपर रहा है। तो अगर आपने रेटिंग पे चलाना है तो फिर आपके काम ये जो इफेक्टिव आपकी डिस्कशंस है वो नहीं होंगी, लोगों के लिए वो बोरियत हो जाती है, बिकॉज उनको चाहिए मिर्च मसाला। और ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से हमें बाहर निकलना है। तो जब आप इस पे बाहर नहीं निकलोगे तो यही हमारी मीनिंगलेस डिबेट हो जाती है कि ये गवर्नमेंट पे तनकीद हो रही है, गवर्नमेंट जो है उसको रिटेलिएट कर रही है, और उसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि पब्लिक रिलेटेड पॉइंट्स हैं, हम उनको थ्रैश आउट नहीं करते। और यही वजह है कि हम डेवलपमेंट भी नहीं करते, क्योंकि जिस तरह अभी आपने कहा कि जो ऑपोजिशन होती है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग देयर टाइम, वो इमीडिएटली आपकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको डिसलॉज करना शुरू कर देती है। और जब डिसलॉजिंग का होता है, गवर्नमेंट जो होती है, पर्टिकुलरली आज जो पीटीआई है जो कि अलायंस से चल रही है, ये ऑन गार्ड हो जाते हैं। ये ऑन गार्ड होते हैं कि भैया हुकूमत ना चली जाए, इनको एक मैंडेट मिला हुआ है। सो बेसिकली हमारा बड़ा एक कंफ्यूजिंग और बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि नॉट अ सॉलिड सिस्टम, क्योंकि यहाँ आप किसी को पैसे लगा दो वो इधर चला जाता है, उसको पैसे लगाओ वो उधर वोट दे देता है। ये आपने सेनेट में भी देख लिया और आप हर जगह देख रहे हो। तो इसको हमने पहले कर्ब करना है। हमने करना है कि इमीडिएटली वन विंडो ऑपरेशंस पाकिस्तान में शुरू करें। यहाँ बहुत लंबा प्रोसीजर है काम करने का, पर्टिकुलरली इन द फाइनेंशियल क्वार्टर। दिस इज द रीजन कि आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानीज एंड ओवरसीज,
वो रेड टेप से ही भाग जाते हैं। और वहां आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है बाहर कि इसकी सिफारिश दो, आप जाके खड़े हो जब आपके सारे काम हो जाते हैं। यहाँ 4 टेलीफोन कॉल, 2 चिट्ठियां और उसके बाद 3 बंदे आपके साथ ना जाए तो आपके काम नहीं होते। तो यही वजह है कि हम बेसिकली मार यहां खाते हैं। हमने इंकरेज करना है कि अपनी मैशत को बढ़ाने के लिए बाय फैसिलिटेटिंग देम। बड़ी बात हुई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट देयर एज मच एज इट शुड बी। तो मैं समझता हूँ यही चीजें हैं जो जिसपे हमें ग्रास रूट लेवल पे इनको थ्रेश आउट करें और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सब कुछ ठीक कर लोगे। ठीक है, ये शमसुल इस्लाम खान साहब बड़ी अहम बात की पीजे मीर साहब ने, और वो उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो रेड टेपिज्म है, सरमायाकार आता है, वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो यहाँ पे कारोबार करना चाहता है, या आप इसको बेहतर समझते हैं, लेकिन उसके रास्ते में इतनी रुकावटें होती हैं कि वो परेशान हो जाता है कि मैं इन रुकावटों को कैसे अबूर करूंगा और मैं कैसे इस सिस्टम में इन होऊंगा। एक तो ये बता दीजिएगा कि इस हुकूमत ने भी ये कहा था कि हम ये करेंगे, ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है ये करना? और दूसरा फिर ये जो तब्दीली की गई है विफाकी काबीना में, और आज ही शौकत तरीन साहब ने भी हलफ उठाया है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे कि क्या उनको फोकस करना चाहिए इस वक्त मजमूई तौर पर? अगर आप हमें जनरली बताएं, डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जनरली कि उनका फोकस क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों पे होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले तो जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की मैं बात करूंगा कि वाकई पाकिस्तान में जो अभी तक जो इकनॉमिक डेवलपमेंट इतनी नहीं हो सकी और जो मसाइल हैं उसके पीछे यही है कि यहाँ पर रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है और काम जो चंद मिनटों में होने चाहिए वो महीनों सालों तक लग जाते हैं। तो हुकूमत में अभी इन्होंने काफ़ी इस पर इनिशिएटिव लिया है और डॉक्टर इरशाद हुसैन के साथ मिल के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया है और जिसके ऊपर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे काम हो रहा है। और हमें जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस लाने के लिए सबसे पहले अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट चेंज करना होगा और उसको जो है एज ए कॉरपोरेट सेक्टर में जैसे प्राइवेट सेक्टर काम करता है उस माइंडसेट के साथ लाना होगा, तभी जाके हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर हम सिर्फ FBR और कस्टम के अंदर अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ले आएँ तो आपकी रैंकिंग जो ग्लोबल रैंकिंग जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की है वो आपके 75 से भी नीचे आ जाएगी। आप इतना ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे और आपके काम जो है आसान होने लगेंगे। प्रॉब्लम यह है कि एक ही काम कराने के लिए बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस होती हैं। अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसकी अप्रूवल के लिए NOC के लिए आपको जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पता नहीं कहाँ कहाँ जाके चलना पड़ता है और सालों लग जाते हैं कि आपकी इंडस्ट्री नहीं लग पाती। हुकूमत को इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इसका इल्म था इसका और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ये टीम बनाई और उसके ऊपर काम हो रहा है। हमें पहला स्टार्ट लेना होगा कि FBR को, क्योंकि जो FBR है वो आपका कमाने का मेन अदारा है जिससे हुकूमत जो है रेवेन्यू कमाती है, इनकम टैक्स की शक्ल में, सेल्स टैक्स की शक्ल में, कस्टम ड्यूटीज़ की शक्ल में। तो सबसे पहले अगर आप इसको इम्प्रूव करें और इसको रियल टाइम ड्यूटी कलेक्शन का सिस्टम जो अभी लॉन्च किया जा रहा है 1 विंडो के ज़रिए, वो भी बेहतर है, लेकिन इसको और ज़्यादा बेहतर करें कि आप जो है आपकी हर चीज़ जो है वो थ्रू पोर्टल हो जाए, इंटरनेट पे ज़रिए हो जाए, आपका इंटरेक्शन जो है ब्यूरोक्रेसी से डिपार्टमेंट से ख़त्म हो जाए और आप सिंपली वेबसाइट पे लॉग ऑन करो और उसके बाद आपने जो काम करना है वो आपको अप्रूवल उसकी ऑटोमेटिकली आपको ईमेल के ज़रिए आ जाए। तो उसी से बिज़नेस बढ़ेगा और यही वजह है कि जो पाकिस्तान में आज तक जो FDI इतनी नहीं बढ़ रही उसके पीछे भी यही स्लो वर्किंग थी, आपका रेड टेपिज्म था, आपकी बहुत ज़्यादा झंझट होते थे जिसकी वजह से लोग जो है इन्वेस्टर्स दिल बर्दाश्त होकर चले जाते थे। अब जो है ऐसा लग रहा है कि बेहतरी आएगी और आगे जाके इन्वेस्टर्स भी इसमें आएंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें देखी हैं कि पॉजिटिव जो बहुत हुई हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स में भी ग्रोथ हो रही है, आपकी ओवरसीज़ रेमिटेंस जो वर्कर्स की थी वो 2 बिलियन से ज़्यादा हर महीने आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा है। अब इसको हमने टैप करना है और इसके साथ ही हमें जो है हुकूमत को ये भी एक इंसेंटिव देना होगा कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जो दुनिया भर में है और एक अच्छी खासी तादाद में, उनको आप जो है टैक्स फ्री इंसेंटिव दो कि वो आएँ और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पाकिस्तानियों ने दुनिया के बेशतर ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उस इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना होगा और उनके पीछे फिर दूसरे इन्वेस्टर खुद ब खुद चले आएंगे। तो पाकिस्तान हुकूमत को इस पर करना होगा। और अब आपने जैसे बात की कि शौकत तरीन साहब का कि उन्होंने अभी वजारत संभाली है, तो मैं समझता हूँ कि जी उनका, क्योंकि माजी में भी उनका है वो रह चुके हैं वज़ीर और उनको
उनको इसका अच्छी तरह से सिस्टम का पता है, तो उनको सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारी है वो ये है कि हम पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो डॉलर स्टाफ्ड कंट्री बन चुका है, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। और एक्सपोर्ट्स इसलिए कम होती हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट का सरप्लस इतना ज़्यादा नहीं होता, और या फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को सिर्फ कमोडिटीज की शक्ल में, रॉ मटेरियल की शक्ल में एक्सपोर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपको पता है कि टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान का 60% का जो है वो एक्सपोर्ट में उसका शेयर है, और उसके ऊपर अगर आप रॉ कॉटन भी एक्सपोर्ट करते रहो और आप कॉटन यार्न भी एक्सपोर्ट करो, तो फिर टेक्सटाइल का जो वैल्यू एडेड सेक्टर है, जो रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं, उनको कपड़ा कहाँ से मिलेगा, उनके लिए जो है कंपेटिटिव कैसे होना होगा। तो हमें उसको करना होगा कि पाकिस्तान को जो है अपनी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपके पास ट्रेड डेफिसिट श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि माजी में ये देखा गया है कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए जो खतरनाक टूल था वो इस्तेमाल किया, और वो ये था कि इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उनको महंगा कर दिया, और उसके बाद उस पर ड्यूटीज लगा दी। जबकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स करता है उसमें कोई तकरीबन 40% के तौर पर रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होता है, पैकिंग में और दूसरी चीजों में यूज होता है। पीजे वीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पीजे साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, दो चीजें हैं। जी बड़ा अच्छा है कि चैलेंज शौकत को लगा दिया। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं इनके साथ था वाशिंगटन में, ठीक, तो वहां इन्होंने लेना था पैसा वर्ल्ड बैंक से। तो ये मुझे नीचे लॉबी में, मैंने उधर कॉन्राड में, तो मैंने कहा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यू नो व्हाट ही सेड? कहता है यार देखो हम यहाँ पैसे लेने आए हैं और मेरा जो डेलीगेशन है वो शॉपिंग के लिए निकल गया पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। अब आप अंदाजा लगाओ, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आपके साथ गए थे वो शॉपिंग पे गए हुए, ये बेचारा खड़ा हुआ है शौकत तरीन के भाई मैंने जाना डेलीगेशन को लीड करके पैसे लेके आने। एक तो ये हमें खुद सीरियसनेस दिखानी है, हम सीरियसनेस नहीं दिखाते। दूसरी चीज अभी इन्होंने बात की है कि जी इंटरनेट से करें। देखो इंटरनेट 2 दिन से आपका बंद था कि आपका पूरा आपने ब्लॉक कर दिया बिकॉज के कुछ शरपसंद अनासर उन्होंने आपको तंग करना। हमें अपने आप को तकड़ा करना है। अगर इंटरनेट सर्विसेज को हम किसी के कहने पे या डर जाएं किसी के आगे, फिर तो हम नहीं चल सकेंगे। रियासत हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, इट कैन नॉट बी ब्लजन डाउन बाय एनीबॉडी। तो अगर हम इंटरनेट बंद कर देंगे फॉर सेफ्टी और ये बंद कर देंगे वो बंद कर दें, तो ये सोचें कि आज के दुनिया के अंदर हमने तो सारा ट्रेड इंटरनेट के थ्रू करना है, तो अगर वही आप बंद कर दोगे आप तो कट ऑफ हो गए हो। आई डोंट नो कि हुकूमत को कितना नुकसान हुआ होगा इसके अंदर। ये जो कल इंटरनेट ये जो बंद हुए हैं इनकी तो कम्युनिकेशन ही खत्म होगी है सारी। सो मैं समझता हूं ऐसे मौकों पे हमें बड़े डेयरिंग स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि हम एक बड़े टर्मोइल में है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ अदर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो हमें ज्यादा जरा बोल्डनेस दिखानी है, फ्रंट फुट पे आगे आना है। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, बोल्डनेस भी दिखानी है और रियासत को अपना आप भी दिखाना है, और हमें फैसले करने हैं। एक फैसले तो हुकूमत ने किए हैं, ये जो मौजूदा क्राइसिस हुआ और जो रास्ते बंद हुए उस तंजीम पे पाबंदी भी लगा दी गई, रियासत हरकत में आई है। लेकिन बहरहाल कुछ फैसले हमें ऐसे करने पड़ते हैं जिससे नुकसानात भी हो जाते हैं, जैसे इंटरनेट बंद रहा, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में तो 3-4 रोज़ बंद रहा। तो बहरहाल हुकूमत इस किस्म के फैसले लेने के लिए तैयार है, पुरज़्म है कि ये जो रुकावटें हैं इनको दूर किया जाए और इस मुल्क में मईशत के पहिए को चलाया जाए। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पीजे से ने बात की या इस्लाम साहब ने बात की वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। देखें 2 चीज़ें हैं जो मैंने महसूस की। अच्छा, मैं अपनी राय हमेशा से बड़ी खुल के देता हूँ और मैं अपनी ज़मीर का कैदी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है बहुत बड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेसी के मिजाज को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही है। देखिए ये वो हैं जो आज 20-20, 22-22 ग्रेड के ऊपर पहुँचे हैं, जिनकी तकरीबन सर्विस को 25-25 साल हो गए, 20-20 साल हो गए। ये उन लोगों के साथ भी काम करते रहे हैं माजी के अंदर, दूसरी पार्टीज़ के साथ भी। अब वही लोग हमारे साथ हैं, तो कोई तब्दीली ख़ास नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पॉलिसीज़ तो वैसे ही चल रही हैं। अच्छा, हर एक दौर में हर एक को वो ऐसे खूबसूरत चीज़ें बता रहे होते हैं कि जी आप ये कर लें तो बड़ी तब्दीली, इनकलाब आ जाएगा, लेकिन माजी में उनको ये कह रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी सख्त तब्दीली लाने की, और कोई ऐसे फ़ैसले करने की ज़रूरत है कि जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम हो, सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए।
अच्छा, जैसे एनओसीज़ का जिक्र अभी किया सलाम साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं अभी पिछले दिनों एक एनओसी के चक्कर में मैं किसी साहब ने मुझसे सिफारिश की और वो कराची में मेरे हलके के अंदर कोई काम करना चाहते थे, तो उसके लिए उनको एनओसी नहीं मिल रही थी। वो कई महीनों से उसके लिए धक्के खा रहे हैं, 6 महीने हो गए उनको एनओसी नहीं मिल रही। भाई अगर एनओसी मिलेगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी या कंस्ट्रक्शन हो गई है तो आगे का बिज़नेस चलेगा, लोगों को जॉब क्रिएट होगी, लोग बिज़नेस की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एनओसी लेकर बैठे हुए, और क्यों बैठे हुए इसकी भी कोई वजह नहीं बता रहे। भाई जो काम आपने बाद में किया वो काम आप 2 महीने पहले कर लेते और बगैर सिफारिश के कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं आपको पता है हमारे यहाँ का एक कल्चर है, उस कल्चर को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे मैं ये समझता हूँ कि तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, अभी हमने बहुत सारी मतलब अभी टेक्सटाइल के अंदर हम बात करते हैं कि जी टेक्सटाइल हमारी बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रूव हो रही है, या दूसरी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें, जब मैं बिजनेसमैन तबके के साथ बैठता हूँ तो वो दूसरी तरफ एक दूसरी स्टोरी भी हमें सुना रही होती है कि जी हमें रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ड्यूटीज़ हैं, और वहाँ से हमें जो मिलता है रॉ मटेरियल वो महंगा मिलता है, हमें यहाँ पर बनाते हैं तो वो कॉस्ट नहीं आती है। तो हमें दोनों चीज़ों की तरफ, हमें अनफिनिश्ड चीज़ें जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम कैसे ईज़ कर सकते हैं, कैसे आसानियाँ पैदा करें और हमें मुनासिब कीमत पे रॉ मटेरियल मिले, ताकि हम उससे मटेरियल करने के बाद, उसको फिनिश करने के बाद उसको जब एक्सपोर्ट करें तो हमें उसका बेनिफिट मिले, ताकि हम दुनिया की मार्केट को कम्पीट कर सकें। और उसके साथ देखें, बात यह है कि अभी ये जो अभी बात की है कि जी कुछ लोगों ने और कुछ, तो ये भी एक हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हम उन लोगों के साथ बैठें और उनके साथ मुकालमा करें, उनके साथ डायलॉग करें, उन्हें बताएं कि जी इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके इन फैसले मानने में हमें ये तकलीफ़ होगी, हुकूमत को ये तकलीफ़ होगी, मुल्क को ये तकलीफ़ होगी, आवाम को। हमारे अंदर गुफ्तगू का वो है, वो अवसर ख़त्म हो गया, हम फैसले करने के आदी हो गए। हमें चाहिए कि हम उन लोगों के साथ बैठें, लोग, और जैसे मीडिया की बात हुई है तो मीडिया के को भी अपना एक रोल अदा करना चाहिए कि मीडिया को वो प्रोग्रामात करने चाहिए कि जिसमें से कोई निकले, नतीजा निकले। अगर माहिर माशियात बिठाए जाएं, इकोनॉमिक्स के माहिर बिठाए जाएं, तो उनसे कहें कि भाई हमें कोई कंक्रीट फैसला बताएं, कोई रिजल्ट दें। ये नहीं कि सिर्फ उसको गाली दे के उसकी बुराई करके या उसकी अच्छाई करके अपना टाइम पूरा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, आफ्ताब साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इश्यूज पे बात की जाए और आज तक आप देख लें उसके हल पे बात की जाए, सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसके हल पे बात की जाए, इश्यूज पे बात की जाए। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। होम डिलीवरी के लिए अभी royalfans.com पर ऑर्डर करें। सिर्फ रॉयल फैंस से मिले खूबसूरती और दिलकशी का मुनफरिद अंदाज। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 99.9% खालिस कॉपर और 100% इलेक्ट्रिक शीट की बदौलत बेहतरीन कारकर्दगी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। सिर्फ रॉयल फैंस दे अपने कस्टमर्स को लाइफ टाइम गारंटी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब, आपकी तरफ में आऊँगा। ये एक तो सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बला है जो हमारे सामने है, इसको भी ख़त्म करना है। फिर हमारी जो बिजली है ये 54% तेल और गैस पे इसकी जो पैदावार है ये उस पर मुनहसर है, और फिर ज़ाहिर है हमें वो बाहर से मंगवानी पड़ती है, हमारा ज़र मुबादला भी उस पर ख़र्च होता है। ये जो अब IPPs के साथ मुआहदे हमारे हुए हैं और हुकूमत ने इस पर नज़रसानी का फैसला किया है, आप फरमाइएगा कि ये कितना अहम है, और सर्कुलर डेट को ख़त्म करना ये कैसे होगा? देखिए जावेद साहब, बिजली जो है हमारी, ख़ुसूस तौर पर एनर्जी जो है, गैस भी है बिजली दोनों ही हमारे यहाँ बहुत महंगी हैं। और बिजली की महंगी होने की वजह से आपके जो माजी में जो एग्रीमेंट किए गए IPP के हवाले से, वो नहायत ही ऐसी टर्म्स पे किए जो पाकिस्तान के मुफाद में कभी भी नहीं थे। और हुकूमत ने, ये पहली हुकूमत है कि हमको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इन एग्रीमेंट्स को उठा के देखा और उनसे दोबारा निगोशिएशन करने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर गुंजाइश है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया का जो है वो फोर्स मेजोर पे अप्लाई नहीं होता। और कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, इसने दुनिया भर की इकॉनमीज़ को तबाह करके रख दिया है, तहस नहस करके रख दिया है, और हमारी इकॉनमी को भी उससे बहुत शदीद मुतासिर हुआ है। तो इसको देखते हुए हुकूमत को तो चाहिए कि इसको पहले रीनेगोशिएट करे। इसके साथ जो आपने कैपेसिटी के जो मुआहदे किए हुए हैं कि हम कैपेसिटी के ऊपर पेमेंट करेंगे, उसको रीनेगोशिएट करें। फिर इन डॉलर टर्म्स रिटर्न जो रखी गई उसको रीनेगोशिएट करें, क्योंकि अब आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपने ये सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है तो इसमें जो आपने अगर शॉर्टकट रखा है कि बिजली महंगी करते जाओ और उससे कम करेंगे, तो ये नामुमकिन है। मेरे पास जो कंज्यूमर के पास जो अब सकत नहीं बाकी कि इतनी महंगी बिजली अफोर्ड कर सके। एक फैक्ट्री वाले को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट उसकी होती है, मैन्युफैक्चरिंग को जो कॉस्ट को कम करता है और उसकी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में वायबल बनाती है, वो होती है एनर्जी सस्ती। पाकिस्तान में 2-2.5 रुपए से बिजली चली थी, 1.5 रुपए से चली थी। उसके बाद आज जो आप देखें 14, 15, 18 और अब 23 रुपए की जब बिजली हो जाएगी, तो कैसे कोई इंडस्ट्री वायबल होगी, कैसे कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर सकेगी? हुकूमत को इसके ऊपर फौरी तवज्जो देनी होगी, और ये वाहिद हल है कि उनके साथ रीनिगोशिएट करें एग्रीमेंट्स IPP के साथ,
और साथ ही हमें IMF के साथ भी एक रीनिगोशिएशन करनी होगी कि उनकी वजह से जो उन्होंने कहा है कि आपको तो वो कहते हैं जी आप अपनी इनकम बढ़ाओ और उसके बाद फिर आपको कह देते हैं कि एनर्जी की कॉस्ट बढ़ा दो, और इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाने से जो है आपकी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और एक हम बड़ी मुश्किल से कोरोना की जो पहली लहर आई थी उससे निकले और हमने अब वापस जो है परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी है। अब इसके बाद फिर अगर आप बिजली महंगी करेंगे तो फिर आपकी ग्रोथ फिर नेगेटिव की तरफ जा सकती है। तो हुकूमत को तो फ़ौरन सीरियसली इसके ऊपर अमल करना होगा और उन IPPs को डिस्कस दोबारा रीनिगोशिएट करें, बल्कि उन लोगों को भी पेनलाइज करें जिन सेक्रेटरीज ने जो इन ऐसे एग्रीमेंट्स जो है ड्राफ्ट किए, साइन किए, अप्रूव करवाए जो मुल्क के टोटली मुफाद के खिलाफ थे। उसके ऊपर तो एक GIT बननी चाहिए, क्योंकि इससे मेरी इंडस्ट्री, मुल्क की इंडस्ट्री जो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। आज हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में इतना बड़ा फर्क हुआ इसी वजह से है कि हमारी पास जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो पाकिस्तान में बनाकर महंगी पड़ रही है, और यही वजह है कि छोटे छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल के पार्ट्स छोटे छोटे जो थे वो भी बाहर से इंपोर्ट होना शुरू हो गए। तो हमें तो अपनी इंडस्ट्री को अगर दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को कम करना है और वो ज़रूरियात जो हम अपने मुल्क में पूरी कर सकते हैं इंडस्ट्रियल, तो उसके लिए हमें पहली बुनियादी तौर पर बिजली को सस्ता करना पड़ेगा और साथ ही फिर आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को करना पड़ेगा, उसको सस्ता बनाना होगा। ठीक है पीजे अमीर साहब, ये जो कुछ जिन चीज़ों की और जिन रुकावटों की हम निशानदही कर रहे थे और या इशारा कर रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए फिर जाहिर है कि रिफॉर्म्स की बात होती है और हुकूमत ये करती रही है। उन रिफॉर्म्स में चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हों, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो इलेक्शन के रिफॉर्म्स हों, उन सब के लिए अपोजिशन को अपना एक किरदार अदा करना है। और इस सिलसिले में आपको मालूम ही है कि हुकूमत ने तो कहा हुआ है अपोजिशन को कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, बात करें, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स से ये सिलसिला शुरू करते हैं और बाकी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अपोजिशन बहुत कुछ हो गई, PDM ने 6 महीने जो करना था वो कर लिया, अब वो आपस में तकसीम हो गई। तो क्या करे अब हुकूमत, क्या करे, और अपोजिशन का फिर क्या किरदार होना चाहिए कि वो तो आके बैठ के बात ही नहीं कर रहे हुकूमत के साथ? देखिए जी, बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है। कोई परमानेंट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं और हर गवर्नमेंट का एक अपना एहतसाब का एक सिस्टम होता है। अब यहाँ जो हमने देखना है कि आप दो तीन चीजें आप उसको रिव्यू करो। आप एक थिंक टैंक बनाओ, ऑपोजिशन को भी रखो, उसको भी आप अपने साथ जो लोग हैं उनको भी रखें, बिकॉज आपने अपने एंटायर सिस्टम को रिव्यू करना है। अभी बात हो रही थी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने रखा क्यों है, ये बताया ना मुझे। आपने पहले लॉज क्यों नहीं आप ले डाउन करते हैं कि भाई दीज आर द लॉज एंड यू हैव टू फॉलो देम। आप बीच में एक लकूना डाल देते हैं, हाँ जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और भाई अगर लॉज आपके सही हैं, बिल्कुल दे आर ऑल गुड, यू डोंट नीड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप एक आदमी को उसको एक वर्लपुल में डाल देते हो, वो बेचारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेता फिरता है। दूसरी आपकी जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी एफिलिएशंस हो गई हैं, किसी ने किसी को काम पोस्टिंग पे लगाया, किसी ने जॉब दे दी है। अब वो जो ब्यूरोक्रेट है वो उसी पार्टी को सपोर्ट करता रहेगा विद इन द सिस्टम, विद द रिजल्ट कि आपके जो काम होने वाले हैं तेज, वो एक्सपर्टाइट नहीं होंगे। ये हमने ब्यूरोक्रेसी को भी मॉनिटर करना शुरू कर देना है कि ये क्यों नहीं काम कर रहा, ये क्या वजह है। आज मैं 2 सेक्रेटरीज को तो क्लियरली नाम ले सकता हूं कि हाँ भाई वो बिल्कुल गो स्लो पे हेल्थ में लगे हुए हैं बिकॉज दे वर एफिलिएटेड विद द प्रीवियस गवर्नमेंट। द क्वेश्चन इज कि ये अगर इस तरह का रवैया होगा तो काम नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑपोजिशन पहले कह देती है बेटा अगर तुमने ये कर दिया ना तो हमारी हुकूमत आएगी तो तुम फारग हो। तो वो अपनी जान भी बचाता है, वो काम भी थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं होती है बिकॉज वो डरता है कि अगली हुकूमत आएगी तो मेरा क्या बनेगा। तो ये कई चीजें हैं जिनके लकूनस हैं, जिसको हमें बड़ी गौर और फिक्र से इसको आगे लेके चलना है, बिकॉज हम सब एक हैं। ब्यूरोक्रेसी बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, नॉट टू वन पॉलिटिकल पार्टी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आर्गुमेंट एक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आज का ब्यूरोक्रेट है उसको लेट्स से नवाज शरीफ ने या जरदारी ने लगाया है, तो क्या मतलब है वो पीटीआई का काम नहीं करेगा? अगर पीटीआई को लगा हुआ है और नई गवर्नमेंट आती है, क्या फिर वो उन्हीं के काम करेंगे? तो इसका मतलब है हमने अपने ब्यूरोक्रेसी को भी डिवाइड करके रखा हुआ है, कहीं एक्सपेडाइट हो जाता है, कहीं स्लो हो जाता है, विद द रिजल्ट कि ये जो हम आईपीपीस की नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, आप इनको पहले क्यों नहीं एयर टाइट करते? इसका सबसे बड़ा हल है, और एक ही हल है, अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करें। रेडी वाला
दबा के पैसे कमा लेगा, और जो दुकान वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी हर चीज अपने रेंट्स दे रहा है, ये रेडी वाला सिर्फ घुमा के जाता है, वही चीज अपने बेचता है जो छोटी दुकान पे है, और वो पैसा कमा लेता है। सो वी नीड टू गेट एवरीबॉडी इन द टैक्स बेस। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो कि ग्रेजुअली ओवरनाइट नहीं होगा, ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये रुकावटें तो हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं एक तो ब्लैकमेल नहीं हूँगा इन लोगों से, और इसकी मिसाल हम देख सकते हैं एहतिसाब के हवाले से कि ये जो कुछ हो रहा है, अपोजिशन सवालात तो उठाती थी कि एहतिसाब हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भी तो एहतिसाब हो रहा है ना। इस वक्त तो आपकी जमात के बड़े अहम लोग इस शिकंजे में हैं और उनके खिलाफ ये चीनी के हवाले से तहकीकात हो रही हैं, तो वज़ीर आज़म तो इस किस्म की रुकावटों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। अच्छा देखिए, मैं खुद भी परेशान नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि मैं चाहता हूं कि 2-3 चीज़ों पर तो हमें बहुत पहले इमीडिएटली जो है अपोजिशन को और हमें बैठ कर रिफॉर्म्स करने चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे है हमें लॉ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। हमें कोई ऐसी कदगन लगानी चाहिए कि कोई भी केस जो है वो एक सडन पीरियड से ज़्यादा देर तक ना चले। ऐसा ना हो कि नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, फ़ैसले नहीं होते। ताकि हमें पता होगा कि हर आदमी को ये पता है कि 1 साल से ज़्यादा ये केस चलेगा नहीं, 1 साल के अंदर इसका फ़ैसला आएगा। उससे होता क्या है कि चाहे वो हुकूमत के नुमाइंदे हों, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे कोई आम शहरी हो, उसका फ़ैसला फ़ौरन हो जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, केस चलते हैं, सालों साल चल रहे होते हैं और कोई फ़ैसला नहीं आता। वो कहते हैं ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, फ़लाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। अगर किसी ने जुर्म किया है, चाहे वो PTI से हो, चाहे किसी और पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए आम शहरी की तरह। और अगर किसी अपोजिशन वाले ने किया है तो उसको भी उसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए। ये ना हो कि जी हुकूमत के अंदर जो शख्स है उसके तो केसेस जो हैं वो एक तरफ पड़े रहें और अपोजिशन वालों के चलते रहें, और अपोजिशन वालों का जब प्रेशर आए तो फिर आप उसको भी उनको भी ले डाउन कर दें। है तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लॉ रिफॉर्म्स लाने होंगे इस मुल्क के अंदर अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है। दूसरा ये कि अभी मेरे भाई पेजी मीर साहब ने भी ब्यूरोक्रेसी की बात की, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इन 2.5-3 सालों के अंदर। एक तो ब्यूरोक्रेसी जो हमारा ये जो सिस्टम है इसके अंदर भी बहुत बड़े में चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। हमें लोगों को अपॉइंट करना है, जिस इदारे में वो अपॉइंट हुआ है उसी इदारे से उसको रिटायरमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो माहिर हो। ऐसा नहीं है कि अभी मैं ये देखता हूँ कि जी ये अभी सेक्रेटरी थे तो इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी थे, अब इनको बना दिया गया नारकोटिक्स का, अभी इनको बना दिया गया एनर्जी का। मतलब वो ऐसा क्या शख्स है कि जो हर चीज़ का माहिर है और फिर हर डिपार्टमेंट से उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जी जो आदमी जहाँ जिस डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुआ है वहीं से उसको रिटायरमेंट होनी चाहिए ताकि वो पूरी तरह से उसकी खामियों और खूबियों के बारे में उसको इल्म हो, है ना कि ये कि आज वो मेरी हुकूमत है तो मैंने अपने पसंदीदा लोगों को अपनी मर्ज़ी की मिनिस्ट्रीज़ में लगा दिया है, जब मैं जाऊँगा तो उनको खुडे लाइन लगा दिया जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो जबकि सबको ये पता है कि ये मिनिस्ट्री जो है, जो आदमी यहाँ पर है, ये अपनी वक्त पूरा करके जाएगा, अपना काम पूरा करके जाएगा, ये जवाबदेह है इस काम का। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए ताकि ये लोग जो हमेशा की ये बात ख़त्म हो जाए कि जी ये जो जीतता है वो खुश, जो हारता है वो कहता है धांधली हो गई या हो गया। इलेक्शंस रिफॉर्म की ज़रूरत है। जब तक हम ये चीज़ें सब बेहतर नहीं लाएंगे, और फिर सबसे अहम बात कि बहैसियत पाकिस्तानी भी हमारी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत के साथ साथ आम शहरी की भी ज़िम्मेदारी, आम पाकिस्तानी की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने काम के साथ ईमानदार हो, वो लोगों के मुफाद के लिए सोचे, ना कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। अगर बिजली महंगी कर रहा है, अगर IDPs के साथ मुआहदे हुए हैं तो वो सिर्फ ये ना सोचे कि जी ये मुझे इसका बेनिफिट पहुँचे, है उसका फ़ायदा जो है आवाम को और मुल्क को भी होना चाहिए। और चीज़ें जो कि चीज़ें सब में हर एक में कहीं ना कहीं रिलीफ आवाम के लिए भी होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से जब तक हम नहीं चलेंगे लेकर सिस्टम को,
मैं ये समझता हूँ कि तरक्की नहीं होगी। हम अभी एक मिसाल के तौर पे बात करूँ कि दुनिया में कोई त्यौहार आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं, इदारे दे रहे होते हैं, लोग दे रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ कोई दिन आते हैं, अभी रमज़ान का महीना है कुछ है, तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि इसी महीने में जो कुछ कमाना है कमा लो, फिर पता नहीं ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले। तो ये सारे हमें अपने रवैयों को भी तब्दील करने की सख्त ज़रूरत है। शमसुल इस्लाम साहब, ये एक तो अगर हम ये एवरेज फूड प्राइसेस की बात करें, जो डे टू डे जो मामलात होते हैं, जो ग्रॉसरीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं आम इस्तेमाल की, आपकी चूंकि इसकी भी एक्सपर्टी है, एक बड़े मोतबर अखबार ने ये रिपोर्ट दी है कि सिंध के अंदर जो है वो एवरेज प्राइसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत पंजाब के। तो क्या ये गवर्नेंस के मामलात हैं, जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ हमें देखना है? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये जो टैक्स बेस बढ़ाना है, जिस पे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले भी, ये इसको बढ़ाया कैसे जाएगा? क्योंकि एक जो शख्स जो पहले ही टैक्स दे रहा है वो ये समझता है कि अगर आप मुझ पर मजीद बोझ डालेंगे तो ये मेरे लिए बड़ा परेशान कुन हो जाएगा। आपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, लोगों की तादाद को बढ़ाना है ताकि वो बढ़े, न कि जो पहले से टैक्स दे रहा है वही देता रहे। जावेद साहब, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको जो अभी इससे पहले बात हो रही थी उस पर पहले थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में जो पॉलिटिकल विंग्स होते हैं उसका एक आसान सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है प्राइवेट सेक्टर से लोग उठाए, प्रोफेशनल हर फील्ड के एक्सपर्ट मार्केट में हैं, उनको ला के उनके साथ मिला के काम कराए। तो फिर जो है कि ब्यूरोक्रेट भी लर्न करेगा कि प्राइवेट प्रोफेशनल कैसे काम करता है और फिर आपकी वर्किंग इंप्रूव हो जाएगी। अब आपका सवाल रहा कि ग्रॉसरी के बारे में जो आपने बात की कि महंगाई का सारा, तो उसमें यह है कि हमें जो अपनी सप्लाईज को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान जो है वो ज़राई मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कई दिहाइयों से ज़राअत को इग्नोर किया। हम जो खाते हैं वो हमारे मुल्क में पैदा होता है, हम वही एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब आपकी पैदावार कम होगी और आप जो है ट्रेडिशनल स्टाइल से कल्टीवेशन करोगे तो फिर आपके पास जो है गंदम की क्रॉप भी कम होगी, फिर आपके पास शुगर केन भी कम, उसकी प्रोडक्शन भी कम आएगी, उसमें भी मैनिपुलेशन होगी, और फिर उसके बाद आपका जो है कॉटन की क्रॉप भी कम होगी। तो हमें वज़ीर आज़म साहब को इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, और जो नए वज़ीर ख़जाना अपॉइंट हुए उनको भी इसको देखना होगा, क्योंकि मुल्क का कारोबार चलेगा, ज़राअत चलेगी तो मुल्क का कारोबार चलेगा, यहीं से आपकी एक्सपोर्ट होगी, यहीं से इंडस्ट्री का आपको जो रॉ मटेरियल मिलेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें जो है हुकूमत के लेवल पे कुछ ऐसे काम करने होंगे कि हम मैकेनाइज्ड किस्म की हार्वेस्टिंग लेकर आएँ। जैसे कपास के ऊपर आपको पता है कि कॉटन क्रॉप जो है वो कम इसलिए हुई कि एक तो वो कॉटन जोन में जो है गन्ना ज़्यादा लगा दिया गया, और दूसरा ये कि कॉटन की जो पिकिंग होती है वो हैंड पिकिंग है, वहाँ पर लेबर जो है लेडीज़ लेबर और फार्म लेबर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होती है इस क्रॉप के अंदर, और वहाँ कमी होने की वजह से ग्रोअर ने जो है ये महसूस किया कि गन्ना जो है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लेबर नहीं लगती, तो वो लगाने लगा। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ हार्वेस्टर जो है कॉटन के जो मैकेनाइज पिकिंग करें और वो लेकर आए और उसके बाद उसको रेंटल पे चलाया जाए, तो आप देखिएगा कि जिस तरह से राइस हार्वेस्टर मार्केट में आए और उसकी हार्वेस्टिंग हाथ से कटाई होने की बजाय मशीनों से होने लगी, इसी तरह से कॉटन की पिकिंग भी होने लगेगी, तो आपकी जो है प्रोडक्शन, आपकी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएंगी। टैक्स बेस की जो आपने बात की, देखिए टैक्स दुनिया में तभी कम आपका बढ़ाया जा सकता है जब आप उसकी बेस को बढ़ाते हो, और बेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी यह है कि आपको टैक्स का रेट नीचे लाना पड़ेगा। हमें बड़े रिफॉर्म्स इसमें भी करने पड़ेंगे कि एक तो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स की कमी करनी पड़ेगी, और जो इंडिविजुअल टैक्स है उसको आप बढ़ा दें। उसके अंदर अगर किसी कंपनी के बड़ी मल्टीनेशनल में डायरेक्टर्स और जो है वो ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं तो उनके ऊपर आप टैक्सेस लगा दें, लेकिन उस कंपनी के ऊपर कम लगाएंगे तो वो री इन्वेस्टमेंट करेगी उसके अंदर। इसी तरह से आपका जो अगर आम रेट अगर टैक्स का हो जाए इंडिविजुअल्स पे मैक्सिमम 17% पे आ जाए, तो हमारे पास टैक्स बेस जो है बढ़ाने की गुंजाइश होगी, और हमें हर वो शख्स जो पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान में कमाता है, चाहे वो पुश कार्ट वाला है, चाहे वो छोटा सा जो है तंदूर खोल के बैठा है, या कोई उसके हेयर कटिंग का सलून है, या लॉयर है, या कोई भी प्रोफेशन में है, उस सबको टैक्स नेट में आना होगा। और उसके लिए हुकूमत को एक काम करना चाहिए कि एक मैंडेटरी बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस कराएं, और आपने अगर कोई काम भी करना है तो पहले उस फॉर्म को फिल करो, उसकी नॉमिनल फीस आप रख दो, और उससे आपको डेटाबेस बन जाएगा कि कारोबार छोटा करने वाला आ रहा है, इंडस्ट्री वाला आ रहा है, ट्रेडिंग वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आ रहा है, उसका पूरा डेटाबेस बन जाएगा और टैक्स नेट में उसको लाना आसान होगा। हमारे यहाँ ऐसे इक़दाम किए गए हैं कि जिसमें आपने ये बावर कराया है कि जो टैक्स पेयर है वो सबसे ज्यादा रिग्रेट फील करता है टैक्स नेट में आने के, जबकि जो टैक्स से बाहर हैं, बुनियादी चीजें आपने बताई हैं
जो हमें करनी है। पीजे मीर साहब, ये एहतसाब पे आपका कमेंट लेना मैं लाजमी चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट करें। जो इस वक्त एक सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं कि जो हुकूमती जमात है उसकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो चीनी के अंदर उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं। उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, लेकिन आप ऑलमोस्ट रोज़ आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब एक बात करते हैं और वो कहते हैं कि कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हर बड़ा आदमी भी कानून के दायरे में आए, यानी अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून हो। ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखें, मैं टोटली एग्री करता हूं वजीर आजम साहब से कि देखें, आपने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी है, बिल्कुल करनी है। मेरी अभी परसों जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे यार आप जरूर मेरी अकाउंटेबिलिटी करो, बट डोंट डू अ विच हंट, व्हिच आई एग्री विद हिम। देखो, जिस ऑपोजिशन हो या अपने हो, आपने विच हंट जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो, विच हंट नहीं करना। अक्रॉस द बोर्ड आप अकाउंटेबिलिटी करें, जिसमें इट विल बी सीन कि जस्टिस इज बीइंग गिवन एंड जस्टिस इज बीइंग इज बीइंग एक्सेप्टेड। तो हमें ये चीज करना, लेकिन याद रखना कि नीचे जो लोग होते हैं दे आर मोर लॉयल देन परहैप्स इवन द किंग हिमसेल्फ। तो हमें इस चीज को, ये जो साइकोफेंसी है, इसको जरा साइड पे करके इंसाफ हर एक को करें, अकाउंटेबिलिटी हर एक की करें, लेकिन इंसाफ के साथ। ये नहीं कि किसी को, देखो याद रखें, ये एक कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमें इस चीज पे नहीं उलझना है। एंड द प्राइम मिनिस्टर आई एम श्योर एग्रीज कि इस चीज को वो नहीं चाहते, लेकिन इंसाफ अगर हमने दुनिया को देना है तो फिर हमने बड़ा इंसाफ देना है। और अगर आप इसी चीज पे, अगर आप कहीं ऑपोजिशन आ जाती है या कोई और आ जाते हैं, तो फिर आप क्या कह रहे हैं, आप 10 साल पीछे और चले जाते हैं। आपने 10 साल, आपके पास टाइम नहीं है। आपने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और एक ही तरीके से बढ़ना है, मिल के बढ़ना है। ये पीडीएम हो गया, एक तो मुझे समझ नहीं है जावेद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और भाई अगेंस्ट विच, किसके खिलाफ की है? कोई डिक्टेटर बैठा है इधर? आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पीडीएम बना ली। तो मैं कहता हूँ ये जो इस तरह के हम वो जो शुर्रे छोड़ देते हैं और एक नेशनल डाइवर्जन ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ इसे गुरेज करो, आगे चलो और मिल के चलो। बहुत हो गया, हमने एक दूसरे के साथ कर दिया है। अब आपके पास एक गवर्नमेंट आई है, गिव इट टाइम, लेट इट वर्क, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, शमसुल इस्लाम खान साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हमारी इस गुफ्तगू में शरीक रहे। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर का वक्त खत्म हो जाता है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।